गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने अधिशोषण, अवशोषण व शोषण में के बारे में पढ़ा था कि अधिशोषण है जो कि पृष्ठीय घटना है, जबकि अवशोषण है वो जो कि बल्क फिनोमेना, स्थूल घटना है। और जब पृष्ठीय घटना और स्थूल घटना दोनों किसी पदार्थ के अंदर साथ साथ होती हैं तो अपन इसको क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। ठीक है। उसके पश्चात अपन ने कुछ इसके एग्जाम्पल्स की बात की थी कि कब अधिशोषण की घटना होती है और कब अवशोषण की घटना होती है। ठीक है। फिर अपन ने एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट, अधिशोषक और अधिशोष्य की बात की थी कि जिसके द्वारा अधिशोषण की प्रक्रिया की जाती है वो तो कहलाता है अधिशोषक, और जो अधिशोषित होता है वो क्या कहलाता है? अधिशोष्य कहलाता है। फिर अपन ने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एब्जॉर्प्शंस की बात की थी। ठीक है। कि जब अपन जो अधिशोषक होता है, मतलब अधिशोषक और अधिशोषित पदार्थों के बीच में जब बॉन्ड वीक हो, मतलब वांडरवाल बॉन्डिंग हो, तो अपन ताप व दाब में परिवर्तन करके उस प्रोसेस को अपन रिवर्स कर सकते हैं। मतलब अधिशोषक व अधिशोषित पदार्थ को वापस सेपरेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो रिवर्सिबल एब्जॉर्प्शंस के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके अंदर अपन ने एग्जांपल देखा था हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का चारकोल द्वारा अधिशोषण। फिर अपन ने इरिवर्सिबल की बात की थी। इरिवर्सिबल जो एब्जॉर्प्शंस हैं उसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो केमिकल बॉन्डिंग होती है, और केमिकल बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, इस वजह से इसको अपन रिवर्स नहीं कर सकते थे। और अगर अपन इसको रिवर्स करने की कोशिश करें तो जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। फिर अपन ने इसके अभिलक्षण की बात की थी, इसकी प्रॉपर्टीज़ के क्या क्या होते हैं। देन अपन ने फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शंस पढ़ा था कि जो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एब्जॉर्प्शंस को अफेक्ट करते हैं। या अपन ने इसकी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस का देखा था कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, और दाब का प्रभाव के बारे में पढ़ा था, और टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, जिसमें दो टाइप्स के अपन ने एब्जॉर्प्शन पढ़े थे। एक तो था फिजिकल एब्जॉर्प्शन और दूसरा था केमिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है। अब अपन आज का टॉपिक है फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिकल एब्जॉर्प्शन, कि इसमें भौतिक बल वांडरवाल बल उपस्थित होते हैं, जबकि वहीं अपन केमी एब्जॉर्प्शन या केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसमें गैस तथा ठोसों के मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अतः इसके अंदर कौन से केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे? यह उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। ठीक है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था कि जितने भी फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, भौतिक अधिशोषण है, वो सारे के सारे किस में आएंगे? उत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर आते हैं। ठीक है। जबकि जो रासायनिक अधिशोषण है वे उत्क्रमणीय नहीं होता, अनुत्क्रमणीय होते हैं। इसकी अधिशोषण उष्मा सामान्यतः कितनी होती है? 40 किलो जूल पर मोल से कम होती हैं। वहीं अगर अपन रासायनिक अधिशोषण की बात करें तो अधिशोषण उष्मा 40 से लेके 400 किलो जूल पर मोल तक होती है, क्योंकि इसके अंदर रासायनिक बंध उपस्थित होते हैं। अधिशोषण की बहु परतें संभव हो सकती हैं। ठीक है। मल्टीलेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है। मतलब एक अधिशोषण की लेयर के ऊपर एक से ज़्यादा भी इसकी परतें उपस्थित हो सकती हैं। जबकि वहीं अगर इसकी बात करें केमी एब्जॉर्प्शंस की, तो अधिशोषण की केवल एकल परत मोनोलेहरी बनती है। यह कम ताप एवं अधिक दाब पर दाब अधिक हो पर होता है। मतलब ताप कम और दाब अधिक हो तो कौन सा? फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है। वहीं अगर केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करें, यह उच्च ताप पर अधिक होता है तथा दाब बढ़ाने पर अधिशोषण का परिमाण क्या होता है? घटता जाता है। इसमें विशेष संकीर्ण ऊर्जा, एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करते, जबकि इसके अंदर अपन एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व करते हैं। इसके अंदर उदाहरण देखते हैं कि चारकोल द्वारा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अधिशोषण और माइका पर नाइट्रोजन का अधिशोषण। इसके अंदर देख रासायनिक अधिशोषण के जो उदाहरण है वो है टंगस्टन द्वारा ऑक्सीजन का अधिशोषण और निकल पर हाइड्रोजन का अधिशोषण। ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट है, अधिशोषण समतापी वक्र, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स।
ठीक है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि ठोस सतह पर होने वाले अधिशोषण का परिमाण गैस के दाब तथा प्रयोग के ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, अपन ने पहले भी बात की थी कि जो सॉलिड सरफेसेस पे जो एब्जॉर्प्शन का अमाउंट है, ठीक है, वो जो गैसेस जो अधिशोषित हो रही है उसके दाब तथा एक्सपेरिमेंट के दौरान जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करेगा। अतः अधिशोषित गैस की मात्रा, दाब तथा ताप का क्या होती है, फलन होती है। ठीक है, अब इसको गणितीय रूप में अगर हम व्यक्त करें, ठीक है, तो क्या होगा कि ए बराबर एफ पी टी। यहाँ ए क्या है, अधिशोषित गैस की मात्रा, पी यहाँ पर क्या है, गैस का दाब, और टी यहाँ पर क्या है, तापमान। यदि ताप स्थिर रखा जाए तथा दाब परिवर्तित हो रहा हो तो ए तथा पी के बीच में अगर कर्व खींचे तो वक्र अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है। ठीक है, अब जो फलन दे रखा है ए बराबर एफ टी, अगर अपन इसमें टेम्परेचर को फिक्स कर दें और ए और पी को अगर आपके बीच में अगर अपन कर्व प्लॉट करें तो जो कर्व क्या कहलाएगा, एडजॉर्प्शन समतापी वक्र। ठीक है, आइसोथर्म वक्र कहलाएगा इसका। तो किसी निश्चित ताप पर अधिशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा ए तथा दाब पी के बीच संबंध अधिशोषण समतापी वक्र, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहलाता है। सामान्यतः 5 प्रकार के अधिशोषण समतापी वक्र ज्ञात किए गए हैं। अब वो कौन कौन से हैं, ये 5 टाइप्स के जो समतापी वक्र हैं, जब टेम्परेचर को अपन फिक्स करके ए तथा पी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके के 5 तरीके जो ग्राफ है दिखते हैं। अब अपन इन कर्व की विशेषताएं देखते हैं कि पहला वक्र की बात करते हैं। ठीक है, कि पहले प्रकार का अधिशोषण वक्र लेंग्यूमर का रूप है। ठीक है, लेंग्यूमर टाइप दिखाई देता है। इस प्रकार का वक्र वहां प्राप्त होता है जहां अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य की यूनिमोलिकुलर लेयर बनती है। ठीक है, जब एब्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर, ठीक है, सॉलिड सरफेस के ऊपर जब एब्जॉर्बेंट की जो यूनिमोलिकुलर लेयर बनती है तब लेंग्यूमर टाइप्स का जो कर्व है हमें देखने को मिलता है। इस वक्र के अनुसार संतृप्त अवस्था मतलब सैचुरेटेड स्टेट के पश्चात आगे और दाब बढ़ाने पर ए के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, मतलब प्रेशर पे फिक्स अमाउंट तक ही ए की वैल्यू बढ़ेगी अगर अपन प्रेशर को इंक्रीज करें। ठीक है, प्रेशर एक अमाउंट तक बढ़ने के बाद में जो ए की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए चारकोल पर नाइट्रोजन का -195 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिशोषण। ठीक है, अब अपन दूसरी कर्व की बात करते हैं। ठीक है, कि इस प्रकार के अधिशोषण समतापी वक्र में एक संक्रमण बिंदु बी होता है। ठीक है, सेकंड कर्व के अंदर बी पॉइंट मान सकते हैं अपन कोई भी बिंदु बी उस दाब को व्यक्त करता है जब यूनिमोलिकुलर पर लेयर पूर्ण तथा मल्टी मोलिकुलर लेयर की शुरुआत होती है। ठीक है, अब अपन सेकंड ग्राफ के बीच में जब ये घटकर वापस से बढ़ रहा है तो इसके बीच में जो होगा वो यहाँ पर अपन कोई पॉइंट बी मान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अपन कोई भी यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर अगर अपन बात करें, ठीक है, तो अपन इस पॉइंट के ऊपर कोई भी बी पॉइंट को मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है कि नाइट्रोजन का सिलिका जेल पर अधिशोषण। ठीक है, मतलब इसके अंदर पहले यूनिमोलिकुलर का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो थोड़ा सा जो कर्व है वो कॉन्स्टेंटली चलने लगता है, और उसके बाद में जब मल्टी मोलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन होता है तो जो पी की वैल्यू के साथ साथ ए की वैल्यू जो है वापस से इंक्रीज होने लगती है। तीसरे अपन बात करते हैं इस पर तीसरा टाइप्स का जो वक्र है, देखिए सीधा सिंप्लीफाई वक्र का कर्व है कि इस प्रकार के जो अधिशोषण समतापी वक्र में संक्रमण बिंदु नहीं होता। ठीक है, बल्कि इसमें अधिशोषण की यूनिमोलिकुलर लेयर पूर्ण होने से पहले ही मल्टी मोलिकुलर लेयर परत बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, तीसरे टाइप्स का जो कर्व देखा था अपन ने
ठीक है, उसके अंदर डायरेक्टली मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन होने लगता है, यूनिमॉलिक्यूलर लेयर नहीं बनती। उदाहरण है इसका कि 79 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ब्रोमीन या आयोडीन का सिलिका जेल पर अधिशोषण। अपन अब टाइप 4 की बात करते हैं। ठीक है, टाइप 4 के अंदर दो पैराबोलिक टाइप्स का कर्व मिलते हैं। ठीक है, कि इस प्रकार के अधिशोषण समतापी वक्र में संतृप्त अवस्था प्राप्त करने की प्रवृत्ति बहु अणुक क्षेत्र में ही प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसे द्वि प्रकार के समतापी वक्र के दोहराने के रूप में माना जा सकता है। ठीक है, अब जो फोर्थ टाइप्स का जो आइसोथर्म कर्व है, इसके अंदर जो सैचुरेटेड स्टेट होती है वो मल्टीमोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन के दौरान ही हमें मिल जाती है। ठीक है, और ये जो अपन ने कर्व सेकंड पढ़ा था, ठीक है, उसका डुप्लीकेशंस भी इसको मान सकते हैं। बेंजीन उदाहरण की बात करें कि बेंजीन वाष्प का फेरिक ऑक्साइड जेल पर अधिशोषण 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पांचवें कर्व की बात करते हैं, फिफ्थ कर्व की देखिए। ठीक है, सिग्मा टाइप का दिखता है। इस प्रकार के अधिशोषण समतापी वक्र प्रारंभ में ही मल्टीमोलिकुलर लेयर के बनने की ओर इंगित करता है। ठीक है, अधिक दाब पर अधिशोषित पदार्थ की मात्रा ए स्थिर मान प्राप्त करने की प्रवृत्ति दिखाता है। ठीक है, अर्थात उच्च दाब पर संतृप्त अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, अपन 5 की बात करें, ठीक है, तो शुरू शुरू के अंदर पी की वैल्यू बढ़ती है तो धीरे धीरे ये ए की वैल्यू कांस्टेंट होना शुरू होती है। लेकिन जब और अधिक प्रेशर को अगर अपन इंक्रीज करें तो एक फिक्स्ड प्रेशर के बाद के अंदर इसकी वैल्यू वापस से इंक्रीज होती है और देन वापस से कांस्टेंट हो जाती है। उदाहरण की बात करते हैं इसके कि चारकोल पर जल का अधिशोषण जो 100 डिग्री टेम्प सेंटीग्रेड पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापिक वक्र। ठीक है, फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब तक अपन ने केवल समतापी वक्र की बात की थी, अधिशोषण समतापी वक्र की टेम्परेचर को फिक्स मान के। अब अपन फ्रेंडलिक के समतापी वक्र के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।